नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 115वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा हरियाणा में मौजूद है। आज 9 जनवरी सोमवार को यात्रा हरियाणा के खानपुर कोलिया से शुरू की गई, जो कि शाम के समय अंबाला कैंट में जाकर रुकेगी। बता दें, यह पदयात्रा अभी तक 15 में से 11 राज्यों को कवर कर चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। इसके बाद अब यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी और इसका समापन जम्मू कश्मीर में जाकर होगा। इस समय पड़ रही कड़कड़ाती ठंड के बीच लखनऊ का राजनीतिक पारा काफी गरमाया हुआ है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी। दरअसल सारा मामला ये है कि यूपी पुलिस ने रविवार को सपा के सोशल मीडिया कार्यकर्ता मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसके विरोध में बीजेपी के सोशल मीडिया के कुछ नेताओं के खिलाफ शिकायत लेकर सुबह 11 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और लगभग 2 घंटे तक वो वहां मौजूद रहे। इस बीच मुख्यालय के बाहर बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उनसे बात करने के लिए पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी वहां मौजूद नहीं था, जिसके थोड़ी देर बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव से शिकायत पत्र स्वीकार किया। इस दौरान अखिलेश यादव से पुलिस अधिकारियों ने चाय के लिए पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, चाय आप नहीं, हम बुलवाते हैं। उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ता से कहा कि देखो, अगर कोई चाय की दुकान खुल गई हो तो चाय ले आओ। इसके बाद अखिलेश यादव ने अधिकारियों से कहा कि हम आपकी चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या फिर हम अपनी चाय लाएंगे, कप आपका ले लेंगे। हम नहीं पी सकते आपकी चाय, अगर जहर दे दोगे तो। हाँ, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पियेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की शिकायत पर बीजेपी की आईटी सेल की ऋचा राजपूत पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। उनका कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर था, जिसके चलते नेताओं ने केंद्र की उच्च स्तरीय समिति से बाहर होने का फैसला किया है। बता दें, इन नेताओं द्वारा यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा क्षेत्र में असंतोष को समाप्त करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के कुछ दिनों बाद लिया गया है। साथ ही नेताओं ने केंद्र के पैनल का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है। लद्दाख और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की सर्वोच्च संस्था ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए कहा है कि यह समिति किसी भी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी जब तक कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा सहित उनकी मांगों को एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया जाता। आपको बता दें कि इस समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल, लद्दाख के सांसद, गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी और लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के शीर्ष निकाय के 9 प्रतिनिधि सदस्य शामिल हैं। लेह के शीर्ष निकाय के नेता और लद्दाख बौद्ध संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमें लगता है कि जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तभी बेहतर थे। दोरजे ने आगे कहा कि वे हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि केंद्र हमारी राज्य की मांग और 6ठी अनुसूची के खिलाफ है। लद्दाख में 1 साल से अधिक समय से लोग संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र और भाजपा ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया था। उस समय कहा गया था कि ऐसा करने से लद्दाख में विकास होगा और इससे लद्दाख के लोगों के साथ दशकों से हो रहे भेदभाव को भी खत्म किया जा सकेगा। लेकिन बीते 2 साल में यहाँ के लोगों ने ये महसूस किया कि जो बातें पहले की गई थी वो कहीं से भी पूरी होती नहीं दिख रही हैं। लिहाजा वो केंद्र के खिलाफ संयुक्त रूप से एकजुट होकर केंद्र शासित प्रदेश में नौकरशाही शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन में आई बड़ी दरारें और पानी के रिसाव के चलते इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है। वहां से लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, इसे लेकर सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं। इस कड़ी में कल रविवार को भी एक बैठक की गई और स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ सूत्रों द्वारा बताया गया है कि केंद्रीय एजेंसियां योजना तैयार करने में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रही हैं और बचाव दल को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि विशेषज्ञ इस संकट से निपटने के लिए एक छोटी, मध्यम और लंबी अवधि की योजना तैयार कर रहे हैं
और वर्षों से विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जोशीमठ में और उसके आसपास पनबिजली परियोजनाओं सहित बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से भूमि धंस सकती है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की एक टीम और राज्य आपदा बल की 4 टीमें जोशीमठ में तैनात की गई हैं और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का कार्य भी जारी है। इसके अलावा पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि स्पष्ट समयबद्ध पुनर्निर्माण योजना तैयार की जानी चाहिए, निरंतर भूकंपीय निगरानी की जानी चाहिए और इस अवसर का उपयोग करते हुए जोशीमठ के लिए एक जोखिम संवेदनशील शहरी विकास योजना भी विकसित की जानी चाहिए। साथ ही बता दें कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून को सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जोशीमठ का अध्ययन करने और तस्वीरों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसे मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा जाए। बता दें, दिल्ली के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में केवल 8 जनवरी तक ही शीतकालीन अवकाश दिया गया था, जिसके बाद आज सोमवार 9 जनवरी से स्कूल खुलने थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर इन छुट्टियों को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। अब सरकारी स्कूलों के साथ ही प्राइवेट स्कूल भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। यूक्रेन से चल रहे युद्ध को लेकर रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हमने बीते दिनों यूक्रेन से बदला लेने के लिए किए गए हमले में 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि रॉयटर्स ने रूसी रक्षा मंत्रालय के इस दावे की तुरंत पुष्टि नहीं की है और न ही यूक्रेन की तरफ से रूस द्वारा किए जा रहे इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया आई है। पर यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क के मेयर का कहना है कि उनके शहर को निशाना बनाया गया था और इससे पहले उन्होंने रविवार को फेसबुक पर कहा था कि शहर की विभिन्न इमारतों पर हमले में कोई नहीं मारा गया है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि क्रामाटोर्स्क में इमारतों पर हमला इस साल की शुरुआत में मॉस्को की सेना द्वारा नियंत्रित डोनेट्स्क क्षेत्र के हिस्से में मकीवका में एक रूसी बैरक पर घातक यूक्रेनी हमले का बदला था, जिसमें कम से कम 89 सैनिक मारे गए थे। इसके साथ ही मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उसने यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए विश्वसनीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया था और इस जानकारी के तहत हमें बताया गया था कि 700 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को एक छात्रावास में जबकि 600 से अधिक को दूसरे छात्रावास में रखा गया है और इस जानकारी के मिलने के बाद ही हमने इन ठिकानों पर बड़ी संख्या में मिसाइल से हमले किए और इन हमलों में 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।